तो शुरुआत हमने की थी 2-3 एकड़ से ही वहाँ पे। वो भी वहाँ पे भी ट्रक खड़े होते थे कभी, और ये बढ़ता जा रहा है। ये ड्राइनेस जिसको बोलते हैं ना, डिजर्टिफिकेशन है, वो पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने कब्जे में ले रहा है। तो बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, सब काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। तो ये क्यों भाई, क्यों वोट दे? किसी की अकाउंटेबिलिटी है? हमारे 3 शहर हैं जो मतलब विश्व के सबसे पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद, नोएडा। ये 3-4 आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन शहरों को जो चलाने वाले हैं, जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो बदतमीज हैं। वो अपना देख रहे हैं बस, और पिछली सरकारों में खामियां निकालते रहते हैं। वो बैठे बैठे ये बोलते हैं नेहरू की गलती, अटल बिहारी की गलती, सोनिया गांधी की गलती। अपनी गलती कोई नहीं बताता। वो बस ये है कि मेरे अगले 5-7 साल 10 साल कैसे कटे, उस पर फोकस रखो, और पिछले वाले का वो ड्रम बजाते रहो। तो यहाँ जो दिल्ली एनसीआर है बेसिकली वो लूट केंद्र बना रखा है। इसी की वजह से यहाँ जो जंगल है वो खत्म हो रहा है, इसी की वजह से यहाँ पानी खत्म हो रहा है, इसी की वजह से हम पॉल्यूशन पॉल्यूशन चिल्ला रहे हैं। तो हम लोगों का एक छोटा ग्रुप है हमारा, 5-7 जो लड़के लोग, जो इन्होंने इस चीज को समझा और हमने इसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। और हमने बहुत ज्यादा बोला है, हमने बहुत ज्यादा बोला भी है, मतलब कई बार झगड़े भी हुए हैं उनके साथ। फिर हमने जो कंडीशन देखी कि क्रैशर्स ही नहीं है, मतलब फरीदाबाद में क्रैशर्स ही नहीं है जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। फरीदाबाद में ऐसी 50 इंडस्ट्रीज हैं, फरीदाबाद में ऐसे 50 और चीजें हैं जिनकी वजह से फरीदाबाद कभी सेकंड आता है, कभी फर्स्ट आता है पॉल्यूशन में। तो यहाँ नहीं, ग्लोबली। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो इनके अगेंस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट है, म्यूनिसिपैलिटी के अगेंस्ट है, पॉलिटिकल लॉबी के अगेंस्ट है, कि यही लोग खतरा है सबसे। अदरवाइज किसी को कोई खतरा नहीं है यहाँ। तो एक सैनिक कॉलोनी है हमारे यहाँ पे, सेक्टर 49 है। वहाँ गार्बेज डाला करते थे लोग बहुत पुराने से, मतलब रोड के साइड में, मतलब जब पाली से और बड़खल की ओर जाएंगे तो सैनिक कॉलोनी के बिल्कुल मेन गेट पे इतना बड़ा कचरा करता कि आप 15-20 मिनट पहले से ही ना आप गाड़ी के शीशे चढ़ा लेते थे लोग, और बदबू आती थी वहाँ पे, दिन रात बदबू उठती थी। तो उसको हमने स्टॉप करवाया, वहाँ पे तार लगाए पहले, और उसको साफ करवाया, और नगर निगम वालों को भी खड़ा किया। तो आज वहाँ पे भी कुछ पीपल के पेड़ हो रहे हैं, वहाँ पे देसी कीकर हुई है, जंगल जलेबी हुई है, और ऐसे जो मतलब थोड़े सख्त पेड़ होते हैं ना, जो मतलब कहीं पे भी हो जाते हैं, वो वाले पौधे वहाँ पे बच रहे हैं। और होंगे करीबन 200-300 के करीब पौधे हैं वहाँ पे, जो बड़े पौधे हैं। बाकी छोटा वीड वगैरह खड़ा हुआ है। तो वहाँ पे एक अच्छा एक डेस्टिनेशन बन गया है, वो लोग वहाँ पर रुकते हैं अब। तो ये कमल हमारी नर्सरी है, सियोरावली की जो नर्सरी है, जो हमने एमसीएफ से परमिशन लेके बनाई है। क्योंकि यहाँ पे पहले आप देखते थे, अगर आपके पास फोटो होगी पुरानी, तो उसमें आप देख पाओगे कि पहले यहाँ पे क्या सिचुएशन थी। पहले यहाँ गेट से लेकर के पूरा आगे तक सिर्फ यहाँ पे गटर का पानी रहता था 24 घंटे, और उसमें सिर्फ स्मेल आती थी, जिसकी वजह से पेड़ पौधे यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते थे। फिर हमने इसको 3 साल पहले अडॉप्ट किया, परमिशन ली गवर्नमेंट से, एमसीएफ से, और यहाँ पे मिट्टी डलवाई, जेसीबी चलवाई, सफाई करवाई, उसके बाद यहाँ पे नेटिव ट्री लगाए। तो ऐसे ही जैसे देखते हुए आ रहे हो, पूरा हमने शेड बनवाया है नर्सरी का। और पर इसमें लोहे का एंगल वगैरह लगा के, जाली लगा के, ताकि बंदरों से नुकसान ना हो, बंदर हमारे पौधों को नुकसान ना पहुँचाए। और धीरे धीरे लोगों ने इसमें डोनेट किया, लोगों के जो डोनेशन से आया सामान, उससे हमने यहाँ पे सेटअप किया। जैसे ये टंकी देख पा रहे हो, ये टंकी हमें किसी ने डोनेट की थी, उनके घर में एक्स्ट्रा यूज़ में थी, तो उन्होंने हमको डोनेट कर दी। अभी ये हमारे पौधों को पानी देने के काम आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पौधे हैं कई सारे, इसमें एरिका पाम है, चमेली है, फाइकस है, नीम है, तुलसी है, और स्नेक प्लांट है। तो ये भी हमको गुड़गांव से एक जगमोहन सर थे, उन्होंने डोनेट किए थे, क्योंकि वो शिफ्ट हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा टेरिस गार्डन मैं कहीं और नहीं देना चाहता, तो उनको देना चाहता हूँ जो इसका देखभाल कर पाए, इसका ख्याल रख पाए। तो उन्होंने हमको ये सारे पौधे दे दिए थे, तब से हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। उसी तरह ये पीछे आप देखोगे, इधर एसटीपी के 2 गड्ढे हैं। जो हमने सीवरेज एसटीपी प्लांट है, उसको पानी को फिल्टर करने के लिए नेचुरल एक एसटीपी बनाया हुआ है, जिसमें हमने गटर की लाइन को कनेक्शन लेके, और वहाँ से पानी को नेचुरल नाली की तरह से लेके आते हैं, जिसमें से फिल्ट्रेशन होता है। उसमें अलग अलग हमने हडल्स फिल्टर बना रखे हैं, नारियल के, पत्थर के, और चारकोल वगैरह के, जिससे पानी लास्ट गड्ढे में आता है, लास्ट से फिर सेकंड लास्ट में, और फिर अपना फाइनल गड्ढे में पहुंचता है, जिसमें से हम अपने टैंकर से सक करके और बाहर अपने पेड़ों में पानी को दे सकते हैं आसानी।
और ये हमारा जैसा देख पा रहे हो सेव रावली का टैंकर है, जो हमको ऐसे ही डोनेशन से मिला है। काफ़ी हमने कैंपेन चलाया था कि 3-4 साल पहले कि हमको टैंकर ट्रैक्टर और ट्रॉली की नीड है, क्योंकि हमारे पौधे ऊपर जंगल में मर रहे थे गर्मी की वजह से, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, ना टैंकर था ना ट्रैक्टर था। तो मैंने कैंपेन चलाया था जिसमें लोगों से अपील की थी कि आप डोनेट कीजिए। तो काफ़ी लोगों ने, फैजाबाद के काफ़ी लोगों ने प्यार दिया और बहुत अच्छा डोनेशन दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ टैंकर ट्रॉली और ट्रैक्टर तीनों चीज़ आ गए, तो जिससे हम अपने पौधों को अच्छे से पाल पा रहे हैं। एक ये है, इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा हमारा है वो पाली पुलिस चौकी से पहले आप देखेंगे, मतलब गुड़गांव की तरफ अगर आप चलते हैं तो बड़ा वाला हनुमान मंदिर है, उसको पार करते ही उल्टे हाथ पे। तो शुरुआत हमने की थी 2-3 एकड़ से ही वहाँ पे, वो भी वहाँ पे भी ट्रक खड़े होते थे। कभी आप 3-5 साल पहले जाते थे ना वहाँ पे, केवल आप बजरी थी, मतलब सूना पड़ा था। कुछ कीकर के पौधे जरूर है वहाँ पे, विदेशी कीकर जो काबली कीकर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे बजरी बजरी थी। तो उसको हमने विदेशी कीकर को साफ जहां से करनी थी वो किया। फिर हमने खाद लिया 94 ट्रक ट्रॉलीज भर के, हाँ 94 ट्रक्स हमने खाद लिया। उसका जो गोबर है तो उसको हमने ढोया, और फिर जो हमारे गांव के जो साथी थे उन्होंने बहुत मेहनत करके उसको जोताई पूरा। और फिर उसमें कीकर, जो देसी कीकर है ना हमारे, इसमें पीले फूल आते हैं, वो हमने डाला। उससे वहाँ पे पूरी खेती की तरह, जैसे ज्वार बाजरा होते हैं ऐसे बो रखी है। तो आपने देखा ही होगा, बहुत सुंदर हो रहा है। हाँ आज वो 15-15 फीट 20-20 फीट हो रखे हैं। तो वो हमारी शुरुआत थी, वो बहुत अच्छी हुई। फिर आज करीबन 35 एकड़ का एरिया है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, और 6 लोगों को हम सैलरी देते हैं। उनको हमने नौकरी पे रखा हुआ है, सब लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा कर करके और उनको रखा हुआ है। वो लोग डेडिकेटेडली जंगल में रहते हैं, वो सुबह जाते हैं, उनका फुल टाइम जॉब वही है। सुबह जाते हैं, वो अगर कोई वीड साफ करनी है, कहीं पानी देना है, कहीं खाद डालना है, तो जैसे खेती होती है ऐसी खेती की तरह वो वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ की जो नॉन नेटिव कीकर है उसको काट के साइडों में लगा देते हैं फेंसिंग के लिए, ताकि कोई आदमी और कोई जानवर उसमें एंट्री करके हमारे पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाए। और यहाँ पे हमने ये जोड़ के साथ ही गड्ढे कर दिए हैं, यहाँ पे बेम्बू के हम पेड़ लगाएंगे ताकि उनको पानी मिलता रहे, और एक इको साइकिल भी बन जाए पेड़ों के साथ, बेम्बू और फिर अदर ट्रीज। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जोड़ खुदवाया था, और इसको आगे खुदेगी। हाँ, ये जोड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुदवाया है, जो फरीदाबाद का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। उन्होंने इसको पहले नीचे से कच्चा किया, खोदा है, उसके बाद इसमें पॉलीथीन बिछाई है, और उसके बाद इसमें सीमेंट डाला है, रोडी डाली है। इधर नज़दीक से आके दिखाओ जरा, ये प्रॉपर पॉलीथीन दिखाई देगी। नीचे पॉलीथीन है, उसके बाद कंक्रीट है, उसके बाद इन्होंने सीमेंट डाला है उसमें। तो ये कच्चा जोड़ होना चाहिए कायदे से, बट इन्होंने इसको पक्का करके कोई फ़ायदा नहीं छोड़ा इस जोड़ का। और कमल, ये खाद हमने जो डलवाई हुई है यहाँ पे, ये करीब यहाँ पे 40 ट्रॉली के आसपास खाद हमने डलवाई थी, जो अभी कुछ बची हुई है, कुछ हमने अपने पेड़ों में डाल दी है। होता है ना इसमें, गौशाला से लेके आए थे, वो वेस्ट है सारे, गौशाला वाला है। गोबर जो आया था ना वहाँ से, वो है। कुछ कुछ मैंने देखा कि आप जो यहाँ के पत्ते वत्ते सूखते हैं, हाँ, वो उनको भी आप बायो खाद बना देते हो उससे। हाँ, वो हम पार्कों से लाके पत्ते यहीं गड्ढे में डाल देते हैं, तो वो जब थोड़ा सड़ जाते हैं तो उनको अपने पेड़ों में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये पानी के लिए गड्ढा किया हुआ है। हर पैच में हमने 100-200 मीटर पे ऐसे गड्ढे किए हुए हैं, ताकि इनमें हमारा टैंकर आएगा, जो सीवर का पानी है वो खाली करेगा, और वो पानी जब थोड़ा फ़िल्टर हो जाएगा तो हमारी जो लेबर है उसको एक एक पेड़ में अलग अलग से डब्बों से डालेगी, बाल्टियों से डालेगी। तो ये हमने वेटलैंड क्रिएट कर दिया है, और साथ में जो इसके आसपास पेड़ हैं उनको भी इसमें नमी मिलती रहती है, पानी मिलता रहता है। ये रोड के दोनों तरफ हमने पेड़ लगाए हुए हैं, इधर देसी कीकर है, ये भी देसी कीकर है, इधर भी लगा हुआ है। तो ये पूरा ऐसा डेंस फॉरेस्ट बनेगा, और बीच में छोटा सा रास्ता रहेगा सिर्फ जाने के लिए। ये देखो कितना डेंस होके आगे आ गया है दोनों तरफ से। तो ये हमारा मेन मोटिव है कि हम डेंस फॉरेस्ट बनाएंगे, ताकि इसमें कोई लोगों की एंट्री ना हो, कोई ह्यूमन ना आ सके, सिर्फ हमारे जानवर ही इसमें ट्रैवल कर सकें। नेचर का और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन सही से हो सके, हाँ। ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना। ये 3 साल पुराना नेटिव ट्री है बबूल का, और ये 2 साल पुराना है। वो इनका एज गैप भी इसमें पता चलता है।
ये पैच है एक जो हमने टेलब्रोज कंपनी है, मरेली टेलब्रोज, उसके साथ अडॉप्ट किया है उनके नाम से। इसकी फंडिंग वो लोग ही करते हैं और हम यहाँ पे टेक केयर करते हैं, पौधे को लगाते हैं, जो पॉन्ड क्रिएट करना है वो करते हैं, और हमारी लेबर इसमें लगी रहती है पानी देने में, खाद देने में, अदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं डेली की जो इनको नीड होती है हमारे पेड़ों की। ऐसे ही ये रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद, साउथ दिल्ली ऑफ रोटरी, उनका ग्रुप है, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था 1 साल के लिए। उन्होंने इसकी फंडिंग की थी और जितने यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं उनके जो फंड आया था उसी से लगे थे। वो पुराने पेड़ हैं जो आप देख सकते हैं, ये पुराना पेड़ है जंगल जलेबी, देसी कीकर। पहले हम ज़्यादातर 2 ही वैरायटी लगाते थे, देसी कीकर और जंगल जलेबी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, फंड की बहुत शॉर्टेज थी। अब जैसे जैसे फंड आया तो हमने वैरायटीज़ ऐड कर दी हैं अपनी, जितनी भी नेटिव वैरायटी है, गूलर, पापड़ी, तिलखन, बड़, पीपल, नीम, तो वो सब हम अब लगाना चालू कर दिया इस साल तक। ये पैच है हमारा 3 साल पुराना, जिसमें यहाँ पे सारे देसी कीकर लगाए हुए हैं और इधर पूरी देसी कीकर जंगल जलेबी पूरा भरा हुआ है। और मुझे इस जगह के बारे में स्पेसिफिकली बताइए कि ये जगह, यहाँ की जो प्लांटेशन है और यहाँ के जो एरिया है उसको कैसे अफेक्ट करता है, यहाँ पे कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए, और उससे क्या यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ की जो रीजनल है, मतलब इस जगह से जो नेटिव है उनके, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ के जो नेटिव ट्री हैं, देसी कीकर, जंगल जलेबी, गूलर, पिलखन, पापड़ी, आंवला, इमली, ये हमको यहाँ पे लगाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे कुछ ना कुछ फूड हमारे एनिमल्स को, हमारे बर्ड्स को मिल रहा है। लेकिन अगर हम नॉन नेटिव जो लगा रहे हैं, जैसे कि मैक्सिकन कीकर है और गुलमोहर है, या फिर हम कदम लगा देते हैं, या फिर हम फाइकस लगा देते हैं, तो वो यहाँ के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे इन्वायरमेंट को, ना ही वाइल्ड एनिमल्स को। और उल्टा वो यहाँ की जो सॉइल है, फर्टिलिटी है, उसको भी डैमेज करेंगे, उसको भी हार्म करेंगे, कहीं ना कहीं अदर पौधों को भी डैमेज करेंगे। तो इसलिए सिर्फ वो नेटिव ट्री लगाएं जो यहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव करके, साथ में सहयोग करके, जिसको कहते हैं, तो ग्रो कर सके। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा ना यहाँ पे? नहीं, पहले जब हमने स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले, ये पैच 3 साल पुराना है, तो जब ये पैच स्टार्ट किया था तो ये बिल्कुल खाली था। आप गूगल सैटेलाइट से इसकी इमेज देखोगे तो पूरा एकदम रॉ था, सिर्फ यहाँ पे खाली ये ज़मीन दिखाई देती थी। लेकिन जब हमने अडॉप्ट किया तो यहाँ पे पूरा ट्रैक्टर चला के इसमें खाद डलवाई है, जो गौशाला से हमने गोबर उठाया था, वो खाद डलवा के फिर इसमें प्रॉपर वाटरिंग की है, पानी दिया है, और उसके बाद इसमें बीज बिखेरे हैं, और उसके बाद साथ में प्लांटेशन भी की थी। तो ये सारे पेड़ जो देख रहे हो डेंस में, ये सब उसी टाइम के हैं, 3 साल पहले के। तो ये हमको ऐसा फॉरेस्ट क्रिएट करना है, पूरा डेंस होना चाहिए, और बड़े होंगे और ज़्यादा डेंस हो जाएंगे, तो इसमें कोई आदमी नहीं घुस पाएगा। 3 साल में ये डेवलप हो गया इतना, अभी 1-2 साल और दो इसको, फिर ये पूरा एकदम पूरा डेंस डेवलप हो जाएगा। इसको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना इसमें हमको पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमको इसमें खाद डालने की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ सस्टेन हो जाएगा। सेल्फ सस्टेन अब ये हो चुका है, बस अब इसको अपना असली रूप दिखाना है, जो पूरा एकदम ग्रो हो जाएंगे सारे पेड़। जैसा आप वो देख रहे हो बड़ा वाला पेड़, अगर आप दिखा पाओ तो इतने बड़े हो जाएंगे सारे पेड़। वो नेटिव ट्री है, देसी कीकर है, देसी बबूल है, इतने बड़े पेड़ चाहिए हमको। और ये मैक्सिकन कीकर जो है, इसकी कैनोपी है, इससे भी ज़्यादा इसकी कैनोपी बन जाएगी, क्योंकि हम इसके साथ हमने पिलखन भी लगाया है। जो पिलखन ग्रो करेगा, तो पिलखन की अगर आप कैनोपी देखोगे, सबसे ज़्यादा डेंस कैनोपी होती है पिलखन की, क्योंकि ब्रॉड लीव्स होते हैं, उसके पत्ते काफ़ी ब्रॉड होते हैं, तो वो एनिमल्स के लिए फूड का भी इंतजाम कर देते हैं, और हम जैसे आदमी हैं तो उनके लिए शेल्टर का भी काम कर देता है वो। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद, उसके साथ हमने प्लांटेशन किया, और वन कंपनी है सोशल नेटवर्क करके, तो उनके साथ हमने प्लांटेशन की थी। उन्होंने ये पैच को अडॉप्ट किया है, 2000 पेड़ उन्होंने यहाँ पे लगाने का हमको टारगेट दिया था, जो हमने लगा के उसको मेंटेन किया। वो वाला पैच इधर है, जो नए जो लगाए थे,
हुए हैं। तो जैसे ये पेड़ लगाया है बेल पत्तर का है, ये पेड़ है शीशम का पेड़ है, ये पापड़ी का है, फिर से ये है इमली है, इधर फिर बेल पत्तर है, और ये है वो अपना अमलतास। फिर से इमली है, ये आंवला का भी है इधर, ये आंवले का? ये आंवला है, उधर वो शीशम है, फिर से ये वाला शीशम है, और ये फिर इमली है, वो भी शीशम है। हम काफ़ी पास लगा रहे हैं। बेल पत्तर का है छोटा सा, इसको दिखाओ, ये आंवला है छोटा सा। इधर आओ, ये नीम है, ये नीम का है। अब इसके नीचे एक बड़ा पौधा छुपा हुआ है, तो दिखाई नहीं देगा, बेरी का पौधा है जो इसमें दबा रखा है जिसको, तो इसलिए इसको हम काट देंगे समय रहते। तो ये वाली जो कीकर देख रहे हैं मैक्सिकन कीकर, इसी तरह की अलग अलग आप देख रहे हो काटी भी हुई है। तो ये वाली कीकर पूरे इसमें पैच में फैली हुई थी, इसको हमने काट के और हटा दिया है, साफ़ कर दिया। फिर यहाँ पे नेटिव ट्री लगाए हैं, इन वीड के बीच में हमारे छोटे छोटे नेटिव ट्री लगे हुए हैं जो अब इस सीज़न में ग्रो करके बाहर आएंगे। और ये भी एक छोटा सा पैच है लॉयंस क्लब, जिसको हमने नाम दिया हुआ है। लॉयंस क्लब ने इसको अडॉप्ट किया था 1 साल के लिए, और उसी दौरान ये 500 पौधे हैं इसमें, ये इतने बड़े हुए हैं सारे पौधे। ये 3 साल पहले हमने लगाए थे, जिसमें 1-1 फीट का पौधा लगाया था हमने 3 साल पहले, और वो आज 15 से 20 फीट का हो गया। तो ये इन पौधों की ग्रोथ है कि 3 साल में ये इतने ग्रो कर जाते हैं। नहीं, मैं तो ये दिखा रहा था तुम्हें, देखो इसको क्या कहते हैं? इसको हमारी भाषा में कचरी बोलते हैं। अच्छा, ये खाने लायक होता है? इसकी चटनी बनती है, सब्जी बनती है आलू के साथ। अच्छा। और खट्टापन होता है इसमें, तो विटामिन सी इसमें बहुत होता है। और बाकी यहाँ के नेटिव लोग इसको बहुत अच्छा पसंद करते हैं चटनी बनाने के लिए। और मंडियों में तो बिकता है ये बहुत अच्छे उस पे रेट पे, क्योंकि बहुत कम मिलता है आजकल। ये कचनार का है? ये हाँ कचनार का पेड़ है जो हमने अभी इसी साल लगाया है। हमने जो डिफरेंट वैरायटी लगाई हैं उसमें अब इस तरह के नेटिव ट्री लगाए हैं, कचनार, और आगे दिखाता हूँ बेम्बू है, पिलखन भी है, और ये पापड़ी है, पहाड़ी पापड़ी जिसे कहते हैं। अब ये पसंदू है, इसमें भी फ्रूट निकलता है, छोटा सा फल निकलता है पीला पीला, जिसको बंदर वगैरह खा लेते हैं। और ये साथ में बेरी है जिसमें बेर निकलते हैं, तो बंदरों के लिए जुगाड़ हो गया, खाना हो गया। पानी यहाँ बहुत है, जोड़ हमने खुद रखे हैं, तो उनको पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। वीडियो से बनाते थे, जैसे हम किस तरह की वैरायटी, मतलब वैरायटी में बताता हूँ। जैसे हमको देसी कीकर के हमारे पास पेड़ हैं, ये वाले जो देसी कीकर देख रहे हो, और जंगल जलेबी के जो पेड़ हैं, वो हमको बीज हम इकट्ठे करते थे गाँव में जाके। गांव में जो खेतों के किनारे पे लगे होते देसी कीकर और जंगल जलेबी के, या किसी की कोठी में किसी के घर में लगे हुए हैं, तो उसके नीचे जो बीज गिरने की वजह से जो छोटे छोटे पौधे हो जाते थे जर्मिनेट, उनको हम निकाल के लाते थे, अपनी नर्सरी में बड़ा करते थे, और फिर उनको हम यहाँ प्लांट करते थे। क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था, तो हम ऐसे फ्री वाला जुगाड़ देखते थे। तो वो फ्री वाले जुगाड़ में हमारे पास ये 2 ही वैरायटी ज़्यादा आई है। अब वैरायटी काफ़ी लेके आ गए हैं पेड़ों की। ये जंगल जलेबी का पेड़ है, और ये देसी कीकर है, ये देसी कीकर है बीच में, और ये साथ में गिलोय भी चढ़ रही है इसमें। तो ऐसा कि सारे नेटिव ट्री साथ में एक साथ आ जाए, तो और ज़्यादा वो अच्छा बना देंगे जंगल को, और ज़्यादा डेंस कर देंगे। यहाँ पर इस जगह पे आने में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है अपनी? यहाँ पे आने में इन पेड़ों को बड़े होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। कि जब हम पिछले साल आए थे तो ये 4-5 फीट के थे, अभी आए हैं तो ये 10 फीट के हो गए हैं। तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने सालों से जो जंगल में आ रहे हैं, इन पेड़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो इनको देख के लगता है कि हाँ सक्सेस हो रहा है। तो एक पॉजिटिविटी आती है, इनके साथ एक लगाव हो गया है। अगर हमारे पेड़ों पे कोई भी ऑब्जेक्शन आता है या कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी होने वाली होती है, तो हम सबसे पहले उसके लिए खड़े रहते हैं।
कि मतलब ये पेड़ हमारी मेहनत है, हमारे बच्चों की तरह, तो इसको कोई काट नहीं सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता ऐसे। और आपने वहीं पे फरीदाबाद के फॉरेस्ट में काफ़ी झुंपड़ भी बनाए हैं। हाँ, हमारी एक विंग है, एक टीम है पूरी। विजय जी है हमारे साथ जो उत्तरांचल से है, उनका बड़ा प्यार है जोड़ बनाने से, पानी को संरक्षण देने में। तो अभी तक पिछले 4-5 सालों में हम 21 वाटर बॉडीज क्रिएट कर चुके हैं। कुछ हमने क्रिएट की है, कुछ ऐसी भी थी जो पुरानी थी, मतलब हाँ नेचुरल बनी हुई है, लेकिन वो ढक गई थी या फिर मतलब हाँ, तो उनको हमने साफ भी करवा के और उनको कंजर्व किया हुआ है। तो अब अगर हम फरीदाबाद और गुड़गांव की बात करें इस पूरे अरावली की एरिया की, तो करीबन 21 हमारी वाटर बॉडीज है जहाँ पानी भरा रहता है। अगर कोई जैसे एफॉरेस्टेशन अगर टॉपिक की बात करें तो उसमें सबसे मेन जो कंस्ट्रेंट किसी के भी पास आता है कि अच्छा ठीक है मैं अपना टाइम देने को तैयार हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन एक सिंपल आम इंसान के पास लिमिटेशन ही आएगी कि भाई मैं पेड़ लगाऊँ कहाँ, है ना। कितनी ज़मीन खरीद लेगा कोई, अगर अमीर इंसान भी होगा तो कितनी ही ज़मीन खरीद लेगा कि उसमें पेड़ लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रेंट आता है वो लैंड का कंस्ट्रेंट आता है किसी भी इंसान के पास, कि अगर वो पेड़ पौधे लगाना और उनको सस्टेन करना चाहता है तो ज़मीन का कंस्ट्रेंट आता है। वो चीज़ यहाँ पे सबसे अच्छी है, जो जुड़ने के बाद पता चली कि कोई ऐसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं चल रहा है कि अच्छा ये डायरेक्टर बैठा है, ये CEO बैठा है और फिर आप उसके ऑर्डर कोई मान के करोगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे। हम अरावली की रेंज में प्लांटेशन कर रहे हैं और वो जो अरावली की लैंड है उस पर एक PLPA एक्ट लगा हुआ है। उस एक्ट के दौरान मतलब अंडर ये होता है कि उस लैंड पे सिर्फ फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ की जा सकती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं की जा सकती। तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल लेवरेज हो जाता है कि हमने उसी को लेवरेज किया है कि भाई पब्लिक लैंड है, अरावली माउंटेन रेंज है, हम वहाँ पे नेटिव प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई हमें रोकने वाली उसमें कोई चीज़ बनती ही नहीं है, कोई इशू नहीं आता। तो मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगी जब मैं जुड़ा। मैं हमेशा से ये भी पहले भी चाहता था जब साइकिलिंग करता था और ये उससे पहले भी कि मुझे प्लांटेशन करनी तो है, लेकिन कितनी कहाँ करूँ प्लांटेशन। घर पे कर लूँगा, थोड़े बहुत पौधे लगा लूँगा, कहीं भी कर लूँगा, पार्क में लगा लूँगा। हम लोग किसी सिविल अर्बन इलाके में लगाते हैं, सबसे बड़ी वहाँ हमें दिक्कत ये लगती है भाई कल को वहाँ प्लॉट कट गए, कल को रोड बन गई, कल को कुछ हो गया, वो पेड़ कटेगा कल को जाके पता ही नहीं है हमने उसका फ्यूचर ही नहीं पता है क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे दिखता है कि आपके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्स है कि आपके पास अब अपना टाइम कम पड़ रहा है कि भाई मतलब इतना बड़ा मेरे पास पहाड़ है, इतनी बड़ी अरावली है, मुझे उस पूरे अरावली में पेड़ पौधे लगाने हैं। मैं असल में 2019 में जुड़ा था सेव अरावली से, उससे पहले मैं गुड़गांव में रहता था, तो वहाँ पे साइकिलिंग वगैरह करता था मैं। फिर जब यहाँ मूव हुआ तब तक एक तो कोविड भी आ गया था और फिर उसी टाइम पे मैं सर्च कर रहा था अलग अलग तरीके से कि कोई साइकिलिंग का क्लब हो यहाँ पे या कुछ हो, ग्रुप हो जिसके साथ मैं करूँ। तब मुझे पता चला कि सेव अरावली जो है वो अरावली यात्रा कराती है सर्दी के मौसम में। उसकी मुझे कोई पोस्ट वगैरह दिखी होगी तो मैं उस पर चला गया अरावली यात्रा पे। इनका तो सब ओपन होता है कि फ्री होता है, चले जाओ, कोई भी आ जाए, कभी भी आ सकता है। तो वहाँ पे गया, एक यात्रा में गया, फिर एक और यात्रा में गया 1 महीने बाद, फिर 2 बारी गया। तो वहाँ के जितने भी मेंबर्स थे उस समय उनसे बात हुई मेरी, थोड़ा बहुत पता चला कि क्या है क्या नहीं है, कैसे जुड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, हम ऐसे अलग अलग वर्टिकल्स में हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, आप किस चीज़ में वॉलंटियरिंग करना चाहोगे। तो मैंने भी वही कहा उस समय कि मुझे तो एक्सप्लोर करके देखना है कि मेरा कहाँ है इंटरेस्ट। तो तब मैंने फिर वीकेंड्स पे आना चालू किया। फॉरेस्ट विज़िट हो रही थी तो फॉरेस्ट विज़िट्स में जा रहा था मैं, प्लांटेशन होती थी या फिर नर्सरी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती थी कि सैपलिंग्स निकालना है, सैपलिंग्स को बैग में डालना है, ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी नर्सरी की एक्टिविटीज़ चल रही है, फॉरेस्ट की एक्टिविटी चल रही है। तो ऐसी किसी न किसी चीज़ को मैं देखता रहता था। तो एक तरीके से मैं भी फिर रेगुलर पार्ट हो गया। तो फिर मैंने और कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली कि डेटा मैनेजमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें स्ट्रीमलाइन करनी थी। तो वो डेटा वाला पार्ट मैंने एक कोर तरीके से उसको देखना चालू कर दिया। बस तो तब से तब ऐसे चले आ रहा है। जो सेव अरावली यात्रा कराती है उसका कोई चार्जेस नहीं है। एक तो सबसे अच्छा उसका एक यूनिक पॉइंट यही रहता है कि कहीं भी जाएं, चाहे हिमालय हो, अरावली हो, कोई भी अच्छी लोकेशन हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर कोई नेचर वॉक टाइप का अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए चार्ज किया जाता है। तो
हम लोग वो नहीं करते, तो वो कम से कम एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है सबके लिए। मतलब टोटली 100% ओपन टू ऑल है। हम लोग जो ट्रेल चुनते हैं, जो भी जगह चुनते हैं यात्रा के लिए, वो हम इस तरीके से रखते हैं कि वहाँ हर एज ग्रुप का इंसान आ सके, ताकि उससे ये रहता है कि मतलब एक फैमिली एक्सपीरियंस बन जाता है वो, क्योंकि पूरा ग्रुप जाता है तो ऐसे डिसेंट ऑडियंस वाली लोकेशन होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं जा सकता, हर कोई जा सकता है। तो वो हमारा एम रहता है हमेशा से, तो इसलिए वो एक मतलब अट्रैक्ट करता है लोगों को कि भाई चलो सब लोग जा सकते हैं, फ्री में जा सकते हैं, और सुबह का एक अच्छा इस्तेमाल हो जाता है, सनराइज़ देखने को मिलता है, लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं सबको, बजाय कि इधर उधर टाइम वेस्ट करने। बिल्कुल। नेचर से जुड़ते हैं। सुबह तो चलो वो उस दिन का इवेंट हो रहा है, लेकिन उससे पहले जब वो उसकी इवेंट की प्लानिंग चल रही है, व्हाट्सएप का ग्रुप बना है, उसमें भी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अच्छा कारपूलिंग की बातें चल रही हैं कि आप आसपास रहते हो तो सब लोगों ने कारपूल कर लिया, उसमें भी लाइक माइंडेड लोगों की पहचान चालू हो गई। फिर सुबह आए, पार्किंग पॉइंट पे आधा घंटा रुकते हैं, 20-25 मिनट रुकते हैं, सब लोग गैदर होते हैं, वहाँ पे सबको एक ब्रीफिंग दी जाती है कि वॉक में कैसे चलना है, नहीं चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वॉक चालू होती है, फिर वो कम से कम 1 घंटे की वॉक चलती है, नेचर के बारे में बताते हैं। तो अब वो जब वो 1 घंटे की जो वॉक चलती है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्ट होते हैं कि वहाँ पहुँचते हैं। फिर जब वो वॉक हो जाती है, जिस जगह पे पहुँचे, कोई लेक है, माउंटेन टॉप है, कुछ भी है, वहाँ पहुँचे, सबने रेस्ट किया, रिफ़्रेशमेंट किया, फिर वहाँ पे हम लोग आधा 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के, मतलब जैसा भी टाइम हो उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से बैठ के फिर उनको सेव अरावली के बारे में अच्छे से बताते हैं। फिर सबके साथ ऐसे क्रॉस डिस्कशन होता है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात छेड़ रहे हैं, फिर सबका ओपिनियन ले रहे हैं वहाँ पे, फिर सब लोग लौटते हैं। तो उस तरीके से वो एक काफ़ी अच्छा दिन का इस्तेमाल हो जाता है कि फ़र्स्ट हाफ तक सुबह लोग 4-5 बजे के चले थे, दिन के 12-1 बज गए, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा मतलब बहुत हो गया अचीवमेंट। एंड हाँ, मतलब रिलैक्सेशन हो गया, मतलब लेजर एक्टिविटी भी हो गई, और अब इंसान को जिस चीज़ से जुड़ने का मन था वो भी उससे जुड़ गया, नॉलेज मिलती है, नॉलेज मिलती अपने है। एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। मतलब वही है कि ओवरऑल इंसान को काफ़ी संतुष्टि होती है कि चलो अच्छा एक टाइम अच्छे से स्पेंड किया। ऐसा कुछ नहीं कि मैं फालतू में मॉल में घूम के आ गया सुबह, नहीं, वो चीज़ नहीं है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि इसमें अब ये आ जाता है कि बिल्कुल जैसे नेचुरल चीज़ आपने कही कि अब वो इंसान चाहे यंग हो या कोई भी हो, उसके दिमाग में आएगा कि भाई मैं एक तो सबसे पहले जंगल में जा रहा हूँ, है ना, उसमें भी अकेले जा रहा हूँ, अनजान जगह पे जा रहा हूँ, और उसमें भी अगर जो सुनाने में आता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही होगी, कुछ चल रहा होगा, तो वो इंसान खुद से जाने में कतराएगा, अकेले जाने में, या 2-3 लोग जाने में भी कतराएंगे भाई कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो। तो वो भी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है कि आप जुड़ोगे, एक्टिविटी प्लान होती है, आप कम्युनिकेट करोगे टीम के साथ कि अच्छा वीकेंड पे यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको अपनी सेफ्टी का मिल जाएगा कि भाई मेरे को नेचर में जहाँ जाना है जाऊँगा, कम से कम मैं ऐसे लोगों के साथ जा रहा हूँ ना कि जो पिछले 15 साल से इस अरावली के ट्रेल पे घूम फिर रहे हैं, केयर टेकर के साथ आप जाओगे। बिल्कुल। तो सेफ्टी वाला पता है, लोकल्स हैं, मतलब सब यहीं के रहने वाले हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं जो जिनसे सेव अरावली स्टार्ट हुई थी वो यहीं के फरीदाबाद के रहने वाले लोग हैं, उनको तो एक लोकलाइट का फ़ायदा मिल गया। तो मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई पता नहीं कहाँ जाते होंगे, सेफ्टी रहेगी नहीं रहेगी, इसमें कोई मतलब लड़का लड़की वाली दिक्कत नहीं है कि अगर कोई ये क्योंकि नेचुरल सी चीज़ है कि सवाल उठेगा यार कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता हूँ या भाई बहन कोई भी है, मतलब कि दोनों, मतलब सब लोग जाना चाह रहे हैं कि लड़का लड़की अगर दोनों लोग जाना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर सेफ्टी वाला एंगल किसी के दिमाग में भी उठता है, तो हमारे साथ चाहे वो प्लांटेशन में आ रहे हैं, अरावली यात्रा में आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं फॉरेस्ट वाली चीज़ में, तो सबसे बड़ी उनको बेनिफिट यही दिखता है कि यार इतना जब बड़ा ग्रुप जा रहा है तो वहाँ पे सेफ्टी के तो सवाल ही फिर सब भूल जाते हैं कि चलो ये चीज़ तो कम से कम सर से चली ही गई, फ्री होके तो नेचर को भी, क्योंकि हम ग्रुप को लेके ही वहाँ जाएंगे जहाँ हमें भी पता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ नहीं अराइज होगी। और अगर हमें पता है कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ में जा रहे हैं तो उसका हम पहले से काफ़ी प्रेप करके जाएंगे कि अगर बाई चांस अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम घुमाने नहीं ले जाएंगे ना, वहाँ पे तो फिर हम पीछे से बैठ के लीगल एक्शन लेंगे अच्छे से। तो वो कम से कम यहाँ पे मतलब एक्सपर्टीज़ आ जाती है कि भाई जो लोग पहले से यहाँ के लोकलाइट्स हैं उन्हें पता है कि कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना है, उसका बेनिफिट मिल जाता है। दिल्ली वगैरह में अगर आप देखो, अब जिसको देखो इंटरेस्ट होगा वो कुछ ना कुछ ढूंढेगा अपने आप, वो खाली नहीं बैठेगा, है ना, कि वो जिसको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट है तो वो फॉरेस्ट की ही चीज़ें ढूंढेगा, वो मॉल में नहीं चला जाएगा कि मेरे को फॉरेस्ट नहीं मिल रहा तो मैं मॉल चलता हूँ। जैसे मुझे
इसके बारे में इंटरेस्ट था तो मैंने तो आपने ढूंढ लिया, आपको पता चल गया, हमसे पहचान हो गई। अब द्वारका रहते हो, हम फरीदाबाद रहते हैं, पहचान हो गई ना। तो ये चीज़ है। अब जैसे दिल्ली में क्या है, दिल्ली में एक अच्छी चीज़ है जिसकी सराहना मैं भी खूब करता हूँ कि दिल्ली में DDA और दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके आपस में काफ़ी सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बना रहे हैं। ये उनकी एक काफ़ी सराहनीय चीज़ है कि रादर दैन मतलब वो अरावली के पार्ट्स को प्राइवेटाइज कर दें, बेच दें, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बना दें, वो उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसको एक बाउंड्री करके सेव कर रहे हैं और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो कर एटलीस्ट इतना तो कर रहे हैं। इतना कुछ आप जान लेंगे कि आप अंदर से लगेगा कि हाँ अब मैं इतना जानता हूँ, हाँ, कुछ करना चाहिए, लेना चाहिए। ये है बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि उसमें मेन पॉइंट क्या है ना कि यहाँ पे हम में से कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। अरावली पूरा वॉलंटियर ड्रिवन है। सिर्फ जो माली वगैरह हैं वो हैं एम्प्लॉय यहाँ के, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करने वाले जो एक लोग हैं वो सारे वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ओपन है। हमारा तो जो फंड यूटिलाइजेशन होता है वो भी पब्लिक रहता है। कितने कम NGOs या कितने कम ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो अपना बैंक अकाउंट एक तरीके से पब्लिक रखते हैं कि भाई देखो हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, इतना जा रहा है, बैलेंस शीट वगैरह सब पब्लिक है। मतलब वो एक एग्जांपल है। ऐसे ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें ओपन ही हैं कि कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है तो वो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी। भाई डेली 8 PM की गूगल मीट की कॉल हो रही है वर्किंग डे पे, वीकेंड पे हम लोग मिल रहे हैं, सारे डिसीजन इसी तरीके से लिए जा रहे हैं। कोई डिसीजन कहीं अलग से बैठ के नहीं लिया जा रहा, हर चीज़ में आदमी भागीदार है। उसकी वजह से ये हो जाता है कि कोई किसी को ऐसे अलग से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो ही नहीं पाता है। मिडिल ईस्ट से लेके यहाँ तक डिजर्टिफिकेशन हो रही है। बिल्कुल, और ये बढ़ता जा रहा है। ये ड्राइनेस जिसको बोलते हैं ना, डिजर्टिफिकेशन है, वो पूरे दिल्ली NCR को अपने कब्जे में ले रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेंट्रल बॉडीज हैं, जो स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं, 2-3-4 स्टेट्स जो पढ़ते हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये डिजर्टिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। अभी भी फरीदाबाद का बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पानी नहीं है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट बोलती है आज से 10 साल पुरानी कि अरावली जो है दिल्ली NCR का सबसे बड़ा नेचुरल रिचार्ज जोन है। अरावली दिल्ली NCR का लगभग 30% जो पानी है, बारिश का पानी, उसको रिचार्ज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और धरती में उतारते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि बाकी तो हमारा शहर ऑक्यूपाइड हो गया है, सब जगह बिल्डिंग्स खड़ी हो गई है, सब जगह शहर बन गए हैं। तो अरावली ही एक ऐसा जोन है जो खाली है और जहाँ पानी जो पड़ता है वो नीचे धरती में जा रहा है। तो ये नेचुरल एक बहुत बड़ा रिचार्ज जोन है और इसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रेन वाटर है उसको संरक्षित रखें, कंजर्व रखें, करें, उसको जंगल लगाएं और जो नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको हम सस्टेनेबल जो बनाएं, उसको हम साफ रखें, उसको सही रखें, जिससे कि यहाँ पे लाइफ बचे। अब कंडीशन ऐसी होती है, युद्ध है ये, वैसे युद्ध में होता है ना कि अपनी अपनी जान बचाओ। तो अब तो बस लोगों को सरकारों ने ऐसा घेर दिया है कि आप अपने AC के अंदर रहो और चुपचाप हमें बिल पे करते रहो और शांत रहो, अपनी नौकरी करते रहो, अपने अंदर रहो। सब गंदे हैं ये लोग। सो ये कंडीशन है और इस कंडीशन में सुधार एक ही वजह से हो सकता है कि यहाँ पानी सब जगह, जैसे बारिश आई है इतनी, तो उसको हम कंजर्व करते, नेचुरल कुछ वाटर बॉडीज बना देते, कहीं आर्टिफिशियल बॉडीज क्रिएट कर देते। जो यहाँ की जो नदियाँ हैं, जो यमुना नदी है या जो यहाँ पे जो खाल खड्डे जो हैं हमारे, जो उनको भर देते, तो कितना जोहड़ जो है उनको भर देते, तो वो कितना फिल्टर करते पानी को, जमीन को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हाँ, ये सारे लगे हुए हैं कि अभी मैं देख रहा था यहाँ बड़कल पे बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, सब काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। तो क्यों भाई, क्यों वोट दे? किसी की अकाउंटेबिलिटी है? मतलब एक नेता कुछ भी गोबर करके चला जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कहने वाला, फिर अगले को बोलेंगे ये DC सुबह सुबह आके करेंगे कि नहीं वोट दो। क्यों दे भाई? तो वैसी वाली बदतमीजियां केवल दिल्ली NCR में चल रही है और उनकी वजह से यहाँ पे जंगल खत्म हो गए हैं, उनकी वजह से यहाँ पे पानी खत्म हो गया है, उनकी अपनी लॉबी चल रही है, पानी के टैंकर चल रहे हैं, पानी की कंपनियां चल रही हैं। सो ये जो सब हो रहा है, इसको हमें रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, खासतौर पे युवा लोगों को। और अरावली को एपिसेंटर मानते हुए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जंगल बनाया जाए, जिससे कि नेचुरल लंग्स क्रिएट हो दिल्ली NCR के, और नेचुरल जो चीज काम होता है ना वो ज्यादा बेहतर होता है। अब सोचो, एक जो हम यहाँ बैठे हैं, एक सेक्टर में बैठ के हम बात कर रहे हैं और वो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको कि भाई रेत आता है। आप अरावलीज में बीच में चले जाओ, वहां पे करके दिखाओ, वहां नहीं होगा ऐसा, बिकॉज वहां पे कम होगा। वहां पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेड़ जो है वो नेचुरल एब्जॉर्बेशन करते हैं उसकी, और उनका वो काम है।
और वहीं पे वो ज़्यादा वो पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। इसी तरह से पानी भी धरती को फिल्टर करता है। पानी जहाँ पे है तो वहाँ पे डिजर्टिफिकेशन कैसे होगा, क्यों हो? सो हमारे जो नेता हैं हमें भ्रम में रखते हैं। आए साल बजट आता है, वो ग्रैप लगाया जाता है, पॉल्यूशन का छुट्टियां पड़ती हैं, दुनिया को डराया जाता है, फिर वर्ल्ड बैंक तक भीख मांगी जाती है। वो भाई तुम अपना काम करो, कुछ नहीं पता। ये करने को राजी नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो 30% के करीब हमारा दिल्ली एनसीआर का जो पार्ट है, करीबन 30% उसमें अरावलीज का एरिया है। अगर आप उसको ही सही कर लो तो आपकी वैसे ही आधी सी फिल्ट्रेशन हो गई है। आपका पानी साफ हो जाएगा, आपका जंगल साफ हो जाएगा, आपका हवा साफ हो जाएगी और आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। बट वो नहीं करते, बिकॉज उनका उद्देश्य पैसे कमाना होता है, ये सब करना नहीं होता है। कि अगर वो एक्सेप्ट भी करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज सामने आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इनका क्राइम है, वो डेलिबरेट क्राइम है। हम तो, हमारे जो केस है वो स्टेट ऑफ हरियाणा के अगेंस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सस्पिशियस देखा है कि नहीं नगर, इनकी गाड़ियों पे लिखा होता है कि नगर निगम डाल रही है भाई, और ये ऑफिशियली बोलते हैं कि हमने डाला है, आप करो कुछ। ये बंदवाड़ी का जो कचरा घर है, पहाड़ के ऊपर पहाड़ खड़ा कर दिया, जानवर मार दिए, लोगों को कैंसरस कर दिया, पूरा एरिया वहाँ पे हजारों साल तक वहाँ पे कैंसर झेलेगा। वहाँ पे प्लास्टिक का रस निकलता है, वो जो लीचेट जिसको बोलते हैं, वो झेलेगा। वो कौन कर रहा है? आम आदमी थोड़ी कर रहा है, नगर निगम कर रही है। सरकार की वो अप्रूव कर रहे हो उस चीज को, तभी हो रहा है। सरकार की मंजूरी में बाई लॉज बनाए हुए हैं, आपने लॉ बनाया हुआ कि ऐसा करना है, आप सारा कचरा उठा के यहाँ डालना है, ये लॉ है हमारे हरियाणा का। अब इसको बदतमीजी नहीं कहेंगे, क्राइम नहीं कहेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? तो ये हमारे साथ दुर्भाग्य है, और हमारी युवा पीढ़ी को इसको समझना होगा और इनके खिलाफ बोलना होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई भगवान है और इनको इनके खिलाफ नहीं बोलना पड़ेगा, ये पकड़ लेंगे, ये पुलिस केस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने डरा रखा है, कानून का गलत उपयोग करते हुए अपने आप को ऐसे अंग्रेजों की तरह रखा हुआ है कि डीसी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, कमिश्नर के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, पुलिस के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, नगर निगम के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। क्यों ना बोले भाई, ये हमारा पैसा खा रहे हैं। जब आवाज बनेगी ना, एक साथ सब लोग उठेंगे, चिल्लाएंगे और इनके क्राइम्स को इनको शीशा दिखाएंगे कि तू गलत है बॉस, तब जाके लोग समझेंगे। एक नहीं समझेगा, दूसरा समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा, तीसरा समझेगा। लेकिन जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो इनको यहां से भागना पड़ेगा या तो काम करना पड़ेगा। हमारे जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो यही है कि दिल्ली एनसीआर में एक जंगल की परत बने, जिससे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा हवा साफ हो और पानी जो है वो फिल्टर हो, ज्यादा से ज्यादा पानी यहाँ पे संरक्षित हो, ज्यादा से ज्यादा पानी यहाँ पे साफ हो। तो ऑब्जेक्टिव ये, बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हर आदमी साफ हवा और साफ पानी रखे। ये जंगल हो, एक बायोलॉजिकल एक एनवायरनमेंट बने, जो जानवर है उनको भी संरक्षण मिले, जो इंसान है वो भी सही रहे, जो जानवर है वो भी सही रहे, और धरती हरी भरी बने। हम जैसे उत्तरांचल जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, तो ऐसा फरीदाबाद भी बन सकता है, ऐसा दिल्ली एनसीआर भी बन सकता है। शर्त यह है कि हम लोगों को वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझना होगा कि हमारे पास इतना अच्छा अरावली पर्वत है जिसपे हम लोग रह रहे हैं। मतलब दिल्ली भी आधा सा, साउथ जो दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली से लेके साउथ दिल्ली और फिर फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब अरावली पे बसे हुए हैं। तो हमें नीड है उस चीज को रिकॉग्नाइज करने की और उसको बस उसको छोड़ देने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बनाना है। आप अगर अरावली को आप साफ भी छोड़ दोगे ना, उस पर दया कर लोगे कि भाई अरावली को नहीं छेड़ना है, तो भी वो एक हरा भरा जंगल बन जाएगा। हमारी सबसे बड़ी नीड है कि यहाँ पे जो सरकारी डिपार्टमेंट है, जो नेता नगरी है, या फिर जो आम लोग हैं जो बदतमीजियां करते हैं अरावली के साथ, वो चुप हो जाएं, वो शांत रहें और अरावली को शांत रहने दें। वो अपने आप जंगल खड़ा हो जाएगा। जो अभी इतना जानते हैं कि अरावली है, माउंटेन है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, वहाँ वो घूमने जाते हैं, माउंटेन राइडिंग करने जाते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे जिन्हें सिर्फ उतना ही पता है कि हाँ भाई यहाँ नियरेस्ट माउंटेन है, वहाँ घूम सकते हैं? हम तो कहते हैं आप आओ ना, आप शांति से आओ, गाड़ियां नीचे खड़ी करो, पहाड़ में घूम के आओ, झीलों को देखो, जानवरों को देखो, जंगल को देखो, और महसूस करो कि वो जो पानी की झील है वो आपको कैसे, आपकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। वो जो जंगल अरावली में खड़ा है वो दिल्ली वालों को कैसे हेल्प कर रहा है अच्छी सांस लेने में। अदरवाइज आपके जो नेता हैं, आपके जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने तो आपको कबाड़े में डाल ही दिया ना, आपको गार्बेज में डाल ही दिया उन्होंने। तो इट इज बिकॉज ऑफ अरावली यू आर टेकिंग सम फ्रेश ब्रीथ्स, राइट। अदरवाइज आपके जो नेता है ना, उन्होंने तो कॉलोनियां काट दी है, उन्होंने तो बदतमीजी कर ही दी है ना। आपके जो नेता हैं या आपके जो पॉलिटिकल लॉबी है, पार्टीज हैं, या आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आईएएस कैटेगरी के लोग हैं, ये सब जो अपना लूट मचा रहे हैं ना, सरकारों को चला रहे हैं, इसको पूरे सेंटर को चला रहे हैं, दिल्ली एनसीआर को, इनसे आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। आपको कुछ अगर दे रहा ना, वो अरावली दे रहा है, यमुना नदी आपको कुछ दे रही है, कुछ आपके जंगल दे रहे हैं। अदरवाइज आप इनका आपकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
तो उनकी अप्रेजमेंट करना बंद करें और अरावलीज में आएं और इसकी सेवा करें कुछ। मेरा नाम जितेंद्र भड़ाना है, मैं फरीदाबाद के पाली गांव से रहने वाला हूँ। हम कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इनफैक्ट। हमारे गांव के बहुत सारे साथी हैं, हमारे जो साथ में काम करने वाले जो साथी हैं और जो हमारी तरह की जो मेंटालिटी रखते हैं, वो सब लोग सब जुड़े हुए हैं। हाँ, जिनको प्यार है, जिनको समझ में आ रहा है कि भाई अरावली जो है फरीदाबाद और गुड़गांव में खास तौर पे वो खतरे में है और बुरी हालत है, तो वो सब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत लोगों की जरूरत है, बिकॉज जिस तरह से जितना अरावली माता हमें देती है, वो तो मतलब हम कितने 30-35 लोग हैं अभी जो काम कर रहे हैं एक्टिवली, लेकिन वो तो सबको पाल रही है ना। तो हम तो ये चाहेंगे कि सब लोग जितना ऑक्सीजन, जितना पानी वहां से ले रहे हैं, अरावली का ले रहे हैं, जितना फायदे अरावली से ले रहे हैं, अगर उनके आधे लोग भी, 1/4 लोग भी उसके लिए काम करें, सेवा करें, तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। अरावली की कंडीशन कुछ और हो जाएगी, हमारी जीने का लाइफस्टाइल का जो तरीका है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।